नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में छाई हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का आज टनकपुर दौरा है और टनकपुर में रैली आज सीएम करने जा रहे हैं। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीएम योगी टनकपुर पहुंचेंगे। गांधी मैदान में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आज टनकपुर पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान में विशाल सभा को संबोधित वो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंपावत से। टनकपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने जा रहे हैं। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीएम पहुंचेंगे। विशाल सभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। तो कई अन्य कार्यक्रमों में भी आज सीएम शामिल होने जा रहे हैं। सीएम के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो चुकी है। तो सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही बड़ी संख्या में रैली स्थल पर लोगों के पहुंचने की खबर भी सामने आ रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां इस खास जनसभा के लिए की गई है? कब तक मुख्यमंत्री के पहुंचने का समय निर्धारित हुआ है? तो हालांकि कहा जा रहा है कि 11:30 बजे ये सभा होनी है, लेकिन सीएम के पहुंचने को लेकर और अपडेट क्या आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां है उस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, इस सभा के बारे में क्या जानकारियां सामने आ रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। निश्चित रूप से तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। आज चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनकी लोकप्रियता जितनी उत्तर प्रदेश में है उससे कहीं ज्यादा उत्तराखंड में है। निश्चित रूप से अभी पिछली बार जब उत्तराखंड का दौरा हुआ था तो आपने देखा था किस तरीके से वहां से तस्वीरें आई थी, कितनी लोकप्रियता थे। तमाम बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे। उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी उत्तराखंड में। उसी प्रकार से आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री टनकपुर पहुंचेंगे। वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश में एक हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़े माने जाते हैं और कई जहां भी चुनाव होता है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम प्रदेशों में दौरे करते हैं। निश्चित रूप से उनको कामयाबी भी अभी तक मिली है। जिस तरीके से चुनावों को लेकर जहां भी जिस चुनाव में जाते हैं वहां भाजपा को अच्छी जो जीत हासिल हुई वहां पर। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तराखंड का आज दौरा है, एक सकारात्मक सोच के साथ जो वहां के लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाएं हैं उनके बारे में निश्चित रूप से बताएंगे। और जो वहां जो जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, निश्चित रूप से उनके लिए वोट मांगेंगे। तो पूरी तैयारी हो गई है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना भी हो चुके हैं। 11:30 बजे वहां पहुंचेंगे। उसके बाद जनसभा संबोधित करेंगे। शनि, बिल्कुल अनूप, आप नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। नवीन का भी रुख कर लेते हैं। नवीन, किस तरह के आगे के कार्यक्रम आज तय हुए हैं मुख्यमंत्री के, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज उत्तराखंड दौरा है। आज वह टनकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही चंपावत उपचुनाव अब भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जनसभा करेंगे। करीब 11:30 बजे जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। शासन और प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। लगातार तैयारियां की जा रही है और इसके साथ ही जनसभा संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के
कैबिनेट मंत्री हैं वह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है अजय भट्ट वह भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया। जनसभा होनी है। लगातार बीजेपी लगातार वोट के लिए आम जनता से अपील भी कर रही है। और आज खुद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बीजेपी के लिए जरूर है कि लगातार सभाएं हो रही हैं। चंपावत चुनाव को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, बिल्कुल जाहिर तौर पर कोशिश यही होगी और इसलिए एक बड़े चेहरे के तौर पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, सीएम पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है और आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। दावेदारों का जो पैनल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जो पैनल है उसके मुताबिक राधा मोहन दास अग्रवाल, जुगल किशोर, इनको ये पैनल मिल सकता है। जो टिकट है जो इनको मिल सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी टिकट मिल सकता है। स्वतंत्र देव सिंह इस दावेदारों के पैनल में है और नड्डा जेपी नड्डा के पास ये जो पैनल है ये भेजा गया है। 8 सीटों के लिए 15 से ज्यादा दावेदारों का जो पैनल है वो भेजा गया है। तो देखना ये होगा कि किनको इस बार मौका मिलता है, किन पर पार्टी भरोसा जताती है, किनको राज्यसभा के लिए वो चुनती है। तो कई चेहरे हैं ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि जो दूसरी पार्टियों से पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। जाहिर तौर पर सीटों की संख्या कम है लेकिन दावेदारों की संख्या ज्यादा है। जातिगत समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखने की कोशिश होगी लेकिन इसको लेकर जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। तो 8 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं लेकिन 15 से ज्यादा नाम भेजे गए हैं। 15 नामों की जानकारी शुरुआती तौर पर आ रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की आज घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आज फैसला हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बलियान, बीएम वर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है। सांसद हरीश द्विवेदी, सतीश गौतम का नाम भी इसमें शामिल है। सांसद महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर भी अब चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे जो नाम सामने आ रहे हैं किसको इस रेस में सबसे ऊपर माना जाए, किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है? भाजपा लगातार मंथन कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हो किस तरीके से होना चाहिए क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। उसके मद्देनजर अब ऐसे में देखना होगा कि जाति समीकरण भाजपा किस तरीके से देखती है क्योंकि 2024 में अभी तक का जो इतिहास रहा है, 2014 की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय 2014 में। 2019 की बात करें तो जो महेंद्रनाथ पांडे प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में जो पुराने अभी पिछले दिनों की बात करें जो जब देश का चुनाव होता है तो ऐसे में भाजपा ब्राह्मण चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष को उतारती है। ऐसे में अब देखना होगा कि अब इस बार 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे बड़ी भागीदारी रहती है, 80 सीटें हैं, यहाँ से काफी बेस मिलता है। पिछले 2019 की बात करें या फिर 14 की बात करें, एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश से हासिल हुई थी भाजपा को लोकसभा चुनाव में। इस बार भी देखना होगा क्योंकि लगातार दलित और ओबीसी और ब्राह्मण को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या कहते हैं। अभी ही हाल में ही लोक विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली है लेकिन जिस तरीके से जीत भाजपा चाह रही थी, जिस तरीके से उसका आकलन था, उस तरीके से कहीं न कहीं भाजपा निराशा थोड़ा बहुत जरूर रही है। लेकिन अभी भी 2 साल हैं, अभी से ही भाजपा का मंथन हो चुका है किस तरीके से होना चाहिए, जाति समीकरण क्या कहते हैं, इस प्रकार से तमाम नामों की जो रेस है उस पर चर्चा हो रही है। अब फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व ही लगाता है। वो चाहे प्रत्याशियों की बात करें या फिर राज्यसभा सांसद की जो सूची 15 नामों की गई है उसमें हालांकि 11 के उसमें कितने चुने जाएंगे इसमें केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो नामों की चर्चा हो रही थी, अब देखना ये होगा कि जाति समीकरण में किस चेहरों को
भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अपना बनाती है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव उसी चेहरे पर लड़ा जाना है। सनी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अनूप देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या तय होती है। आप नजर बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर विधानसभा से जुड़ी हुई है। विधानसभा की जो कार्रवाई है आज सुबह शुरू होगी और विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने की जो समय है वो निर्धारित है। ऐसे में सदन में एक बार फिर से बजट को लेकर आज चर्चा होगी और सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके पहले पिछले 2-3 दिनों से लगातार विपक्ष एक दूसरे पर चुटकी ले रहा है और इसमें उप मुख्यमंत्री हो या फिर नेता विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर लगातार कोई ना कोई रोज ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे कि विधानसभा की कार्रवाई सुर्खियों में बनी हुई है। तो 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी। अब से थोड़ी देर के बाद सदन में एक बार फिर से बजट को लेकर चर्चा होनी है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे आज सदन के अंदर किस तरह से आज का जो कार्रवाई का दिन रहेगा उसमें कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे बजट के अलावा? देखिए, आज विधानसभा सत्र का 6वां दिन है। निश्चित रूप से आज का दिन जो रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया था, उस पर बहस होनी है। विपक्ष को ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट पढ़ा था उसमें तमाम उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं थी, स्वावलंबी बनाने की उत्तर प्रदेश की योजनाएं थी, उनको लेकर के, और खासकर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र में जनता से वादे किए थे, 130 जो संकल्प पत्र में वादे थे, उनमें करीब 97 ऐसी योजनाएं हैं जो संकल्प पत्र का वो समाहित किया गया इस बजट में। अब ऐसे में हालांकि विपक्ष की बात करें, विपक्ष से भी लगातार जिस तरीके से सवालिया निशान इस बजट को लेकर उठा रहा था कि इस बजट में रोजगार को लेकर कुछ नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं है, तमाम जो चीजें हैं, किसानों को लेकर आवाज उठाई थी। अब आज जब विपक्ष सदन में इस पर चर्चा होगी, विपक्ष क्या कुछ कहता है। अभी अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए थे, उनसे ये भी बात की गई थी कितनी मार्किंग आप दे सकते हैं, तो माइनस मार्किंग की बात कही थी। अब बजट चूंकि चर्चा होनी है, इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी यहीं से भी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था आज विपक्ष की बारी है, मैं उनका जवाब दूंगा। चूंकि बजट अब तक का सबसे बड़ा है, ऐतिहासिक बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, तो ऐसे में विपक्ष का हर वो जवाब दिया जाएगा जो विपक्ष सवाल उठाएगा आज। बिल्कुल जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों से सदन के अंदर मौजूद रहेंगे और अब से थोड़ी ही देर के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आप नजर बनाए रखिए। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के प्रकोप के साथ ही पेयजल संकट की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। मिर्जापुर जिले के कई गांव में गहरा जल संकट पैदा हो गया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। क्या है ग्रामीणों की पानी को लेकर परेशानियां और किस तरह से वो अपना जो जीवन है पानी के अभाव में जीने के लिए मजबूर है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में सरकार विकास को लेकर कई योजनाएं लाती है जिससे आम लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके, लेकिन जब बड़े बड़े दावों और वादों के बाद भी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचे तो सरकार के दावों और उसकी वास्तविकता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां गर्मी आते ही गहरा जल संकट पैदा होने लगता है और प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पेयजल संकट कई सालों से बना हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पानी पीने के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय मिर्जापुर से करीब 70 किलोमीटर दूर हरिया ब्लॉक के लहुरियादह गांव में पानी का संकट कई सालों से है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव के लोगों का पानी का साधन केवल एक छोटा सा पहाड़ी झरना है और कभी कभी तो झरने पर भी पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हालात इतने खराब हैं कि इस गांव में 12 महीने टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के लोगों को पानी देने के लिए एक कार्ड बनाया गया है, जिसे दिखाने के बाद ही ग्रामीणों को पानी मिलता है। कार्ड के नियमों के हिसाब से एक परिवार को 15 लीटर ही पानी दिया जाता है।
गांव में हर तीसरे दिन पानी का टैंकर आता है और ग्रामीण इस पानी को स्टोर कर 3 दिनों तक अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी का है। यहाँ अगर पानी हो जाए तो सब समस्या का हल हो जाएगा। कैसे पानी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? हो गया, पानी मिल रहा है, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मिलता है, 15 लीटर मिलता है एक आदमी पीछे। शादी ब्याह तो सबसे बड़ी समस्या ही है। यहाँ पर पानी को लेकर के बहुत समस्याएं हैं। यहाँ लोग अपनी बहन बेटियां नहीं ब्याहना चाहते हैं, बोलते हैं पहाड़ पर पानी नहीं, कौन अपनी बहन बेटियां वहाँ ब्याहेगा। ये आदिकाल से हम जब से देख रहे हैं, लगभग 40 वर्ष मेरा उम्र हो चुका है और उसके पहले से ये समस्या यहाँ पे बनी हुई है। कैसे पानी सप्लाई कर रहे हैं, कितना निकल रहा है? पानी के स्रोत यहाँ पे बरसात के समय तो रहते थे, कुछ झरने वगैरह के माध्यम से पानी और कुछ तालाब वगैरह में भर जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिससे पानी अब आए दिन यहाँ पे 12 महीने पानी की किल्लत हो गई है। कार्ड बनवाया गया है कि जिससे आपस में लोग लड़े भिड़े न और कायदे ढंग से उस पानी का समुचित तौर तरीके से इस्तेमाल करें। कार्ड से हमारी एंट्री हो गई कि कितना डिब्बा पानी, कितने गैलन पानी हमारे डेली यूज में आ रहे हैं, कितना लग रहा है, कब किस मौसम में हमें पानी को घटाना है, बढ़ाना है, किस भी तरीके से। कभी पानी समिति की यहाँ एक समिति बनाई गई, उनकी एक बैठक वगैरह करनी है, तो उस कार्ड में सारे परिवार का हमारे पास डेटा और डाटा उपलब्ध है और जिसके मुताबिक उनको सब पानी दिया जा रहा है। जिले के कई गांव में पानी का गहरा संकट है। आपको बता दें कि हलिया, लालगंज, राजगढ़, पहाड़ी और मझवा ब्लॉकों के लगभग 150 गांवों में वाटर लेवल नीचे होने से पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जहां पानी का संकट है वहां टैंकर से आपूर्ति की जा रही है। जल्द ही सभी गांवों में नल से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी गर्मी के कारण हमारे 2 ब्लॉक है, हलिया और लालगंज, जहां पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। मगर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वहाँ टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी मिल जाए। वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व भी किए। दावे बहुत सारे हैं और योजनाओं की कागजी तस्वीर भी, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हालातों का सच बयां करती इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल तो उठता है कि सरकार की तरफ से जनता के हित को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात सामने आते हैं तो दावों की जमीनी हकीकत साफ हो जाती है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।